हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी का 25 फरवरी के करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यूज में। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है आप किस तरीके से ओनली की वेबसाइट पे जाकर इन क्वेश्चंस की हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है वो है गैंगेटिक डॉल्फिन से रिलेटेड दिया हुआ। 3 हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला दिया है कि गैंगेटिक डॉल्फिन सिर्फ भारत की नदियों में ही पाई जाती है। यहाँ पे आप शब्द पे ध्यान देंगे, ओनली दिया हुआ है। दूसरा दिया है कि IUCN की लिस्ट के अनुसार इसका स्टेटस जो है वो एंडेंजर्ड है। अगर हिंदी में आप देखेंगे तो विलुप्त प्राय नहीं, इसका स्टेटस जो है वो संकटग्रस्त है। ठीक है। तीसरा दिया है कि भारत में कोई भी डॉल्फिन सेंचुरी या अभ्यारण्य नहीं है, हमें करेक्ट बताना है। 2015 के अंदर क्वेश्चन आ भी चुका है डॉल्फिन के ऊपर। उस समय पूछा गया था प्रीलिम्स के अंदर कि भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है। जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पक्षी है, उसी तरीके से पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। ठीक है। अभी देखिए हम तीसरे स्टेटमेंट की ओर देखें तो इसमें दिया है कि भारत में कोई भी डॉल्फिन सेंचुरी नहीं है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि बिहार में विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी जो है बनाई गई है। ये बहुत कॉमन सा करंट अफेयर है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ऑप्शन हमारे पास C और D बचा। पहला दिया है कि सिर्फ भारत की नदी में पाई जाती है, ये भी गलत है। ये नेपाल में भी पाई जाती है, बांग्लादेश में भी पाई जाती है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन A, C, D गलत हो गया। ऑप्शन B हमारा सही हो गया। इसका स्टेटस जो है वो एंडेंजर्ड या संकटग्रस्त है। ठीक है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि ये गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो देख नहीं सकती है। ठीक है। अंधी होती है, ब्लाइंड होती है। इन्हें सुसु के नाम से भी जाना जाता है। नेपाल, भारत और बांग्लादेश ये इसका एरिया है जहाँ पे ये पाई जाती है। ठीक है। और ये भारत का नेशनल जो एक्वेटिक एनिमल है, स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि ब्लैक रॉक, जिसको हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, ये क्या चीज़ है? कोई मेलवेयर है क्या? कोई नया मैग्नेटिक स्टोन है या एस्टेरॉयड है या फिर मीटियोराइट है? ठीक है, हमें बताना है। तो ब्लैक रॉक जो है वो मेलवेयर है, मलिशियस सॉफ्टवेयर है। यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछता रहता है। इवन एक बार पूछ चुका है यूपीएससी कि पेटिया क्या होता है या वानाक्राई जो क्या होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि ये रिसेंटली जो न्यूज़ में था ब्लैक रॉक एक मेलवेयर है। ठीक है। ये अगर मोबाइल में आ जाता है इस तरीके का वायरस या रैंसमवेयर जो भी आ जाता है, तो ये हमारी जो डिटेल्स होती हैं, जो हमारी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं या बैंक में हमने जो पासवर्ड वगैरह लगाया है, वो सबको ये चुरा सकता है। ठीक है। तो ये हमारा ब्लैक रॉक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI से रिलेटेड हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है कि अगर इसको हम पहले स्टेटमेंट को अगर आसान भाषा में समझें तो इसमें दिया है कि ये जो मल्टीपल डेप्रिवेशन है, सिंपल भाषा में आप समझो कि ये इसका बोलने का मतलब है कि जो गरीबी है, ये गरीबी को इंडिविजुअल लेवल पे मेजर करता है। ठीक है। हाउस होल्ड के लेवल पे मेजर नहीं करता है, मतलब ये इसका बोलना है इजी लैंग्वेज के अंदर। दूसरा इसका बोलना है कि ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। देखो, इसमें से कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल जो डेप्रिवेशन है उसको मेजर करता है। हम आमतौर पे क्या सोचते हैं कि आदमी गरीब क्यों है? आदमी गरीब इसलिए है कि उसके पास पैसे नहीं है, इनकम नहीं है। लेकिन ये मल्टी डायमेंशनली सोचता है। इसका सोचने का मतलब है कि किसी आदमी के पास अगर एजुकेशन भी नहीं है तो उसको भी ये मानते हैं कि भाई इस आदमी को पूरी सुविधा नहीं मिल पाई है। ठीक है। तो MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हाउस होल्ड और इंडिविजुअल लेवल दोनों पे मेजर करता है। ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि दुनिया भर के अंदर कितने लोग जो हैं वो गरीब हैं। ठीक है। दूसरी तरफ ये इंडिविजुअल लेवल पे भी बताती है कि कितने ऐसे लोग हैं जो किसी एक डेप्रिवेशन का शिकार हैं या कितने लोग ऐसे हैं जो 2-3 इस तरीके से डेप्रिवेशन को फेस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये
इंडिविजुअल लेवल पे भी मेजर करता है और हाउस होल्ड के लेवल पे भी मेजर करता है। इसको वर्ल्ड बैंक रिलीज नहीं करता है, इसको UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस जो हमारा प्रोग्राम है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो इसको रिलीज करता है। यहाँ से आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में क्या होता है कि 3 डायमेंशन को मेजर किया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड यानी कि जीवन स्तर। तो हमें ये सिर्फ 3 जो इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं यही पता होने चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। बाकी ये जो न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर ऑफ स्कूलिंग, अटेंडेंस, ये हमें याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये इसके सब कंपोनेंट है। तो हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसमें 3 डायमेंशन है, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी रिसर्च, इसके बारे में यहाँ पे आप ध्यान रखना है आपको। पेसर के बारे में हमें स्टेटमेंट दिया और हमें करेक्ट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि ये जो पेसर जो है वो भारत और USA के बीच में एक तरीके से हम बोल सकते हैं जॉइंट एफर्ट है उनका, और इस जॉइंट एफर्ट के थ्रू हम हमारी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे ताकि हमारे पास जो क्लीन एनर्जी के जो ऑप्शंस हैं वो इंक्रीज हो सके। क्योंकि दुनिया भर में हम आज क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसा कोई एनर्जी बनाए ताकि क्लीन एनर्जी वगैरह के क्षेत्र में हम जो है वो काम कर सकें। दूसरा दिया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, जो MNRI है, इसकी नोडल एजेंसी है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट है। देखिए इसमें से सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर A होगा। रीज़न क्या है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। इसमें जो पार्टनरशिप जो है हमारे देश में, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है वो इसमें पार्टनर है, रिन्यूएबल एनर्जी वाला मिनिस्ट्री इसमें पार्टनर नहीं है। और बाकी ये जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, इंडिया और USA के बीच में ही ये पार्टनरशिप है, ठीक है। और इसमें हम लोग जो हैं वो क्लीन एनर्जी के जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ भी चुका है इस टाइप का, ये पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीन एनर्जी रिसर्च, इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में हमारे में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आप डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं। ये 2009 में शुरू हुआ था, मनमोहन सिंह जी के टाइम में जब वो प्रधानमंत्री थे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अपना तेजस बैच जो है वो शुरू हो चुका है 22 तारीख से। हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है ये बैच जो है वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं विद फुल शेड्यूल, स्ट्रेटजी, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, वो इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप video.onlyias.in वेबसाइट है, वहाँ पे कुछ लेक्चर्स अवेलेबल है, उनको आप देख सकते हैं। इनकेस आप फ़ोन करना चाहें तो 7007931912 इस नंबर पर आप कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ये कोर्स में GS और CSET दोनों हमारे इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत सरल क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें दिया है कि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी 1267 ये किससे रिलेटेड है? ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति है 1267, ये कौन से रिलेटेड है? ये तो आप हमेशा ही पढ़ते होंगे ना, कभी आप पढ़ते होंगे कि इस कमेटी ने हाफिज सईद को बैन कर दिया, कभी ज़कीउर रहमान लखवी को बैन कर दिया। तो इस कमेटी का जो मेन एम है वो है डेजिग्नेशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सन। तो मतलब दुनिया भर में जो बड़े बड़े जो आतंकवादी ग्रुप हैं या पर्सन हैं उन सबको ये जो है वो रेस्ट्रिक्ट करती है, बैन करती है। जब ये एक बार रिस्ट्रिक्शन लगा देती है तो उनके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं या उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सब वो एसेट्स वगैरह सब फ्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं न्यूज़, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अच्छा, ये हमारा जो MCQs के थ्रू जो रिवीजन कर रहे हैं उस सीरीज़ में आज हमारा 3rd लेक्चर होगा 25 फरवरी को, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसके लिए आप उड़ान की जो बुकलेट है ओनली आइस की तरफ से, प्रीलिम्स स्पेशल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये बुकलेट आप ओनली आइस नथिंग एल्स जो हमारा चैनल है टेलीग्राम, वहाँ से जा सकते हैं। वहाँ से आप इस PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड
कर सकते हैं। वीडियो के अंत होने से पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने स्किप किए, कितने आपके ऐसे क्वेश्चन रहे जो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए, या कितने ऐसे क्वेश्चन रहे जिनमें आपको नो आइडिया, मतलब कोई आइडिया ही नहीं था आपको उस क्वेश्चन के बारे में। तो ओनली आइज से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। Hello dear future officers,